हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आज हम MGP 004 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिस पेपर का नाम है गांधीज पॉलिटिकल थॉट, यानी कि गांधी के राजनीतिक विचार। तो इस सीरीज में आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो है फांसीवाद पर गांधी जी के क्या विचार थी उसके बारे में समझाना है, क्योंकि ये पिछले कई साल के एग्जाम में पूछा गया है। तो हम इस टॉपिक को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो महात्मा गांधी जी के जो विचार थे वो फांसीवाद पर बिल्कुल विरोध में थे। गांधी सत्य, अहिंसा, लोकतंत्र और व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे, जबकि फांसीवाद तो तानाशाही, हिंसा, युद्ध प्रसार और व्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने वाली एक विचारधारा है। गांधी जी ने फांसीवाद के विभिन्न स्वरूपों की आलोचना की थी, विशेष रूप से हिटलर और मुसोलिनी के शासन के संदर्भ में। देखो, अहिंसा बनाम हिंसा। गांधी जी का सिद्धांत, गांधी जी के अनुसार हिंसा से कोई भी स्थायी समाधान संभव नहीं है। उनका विश्वास था कि अहिंसा ही सच्चे और स्थायी परिवर्तन का मार्ग है। तो गांधी जी क्या मानते थे? हिंसा से कोई भी चीज हम प्राप्त करना चाहें तो एक बार को कर भी सकते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी होती है। तो गांधी कैसी विचारधारा रखते थे? अहिंसावादी। फांसीवाद शासक हिंसा को एक साधन मानते थे। वे युद्ध, उत्पीड़न से और बल प्रयोग को राष्ट्र निर्माण का तरीका मानते थे। तानाशाही का विरोध करते थे गांधी जी। गांधी जी लोकतांत्रिक व्यवस्था के पक्षधर थे, जहां हर व्यक्ति की आवाज का मूल्य होता है। उन्होंने फांसीवादी तानाशाही को मानवतावाद का अपमान कहा। तानाशाही का विरोध। गांधी जी लोकतांत्रिक व्यवस्था के पक्षधर थे, जहां हर व्यक्ति की आवाज का मूल्य होता था। फांसीवादी तानाशाही को मानवतावाद का अपमान कहा जाता है, और उन्होंने हिटलर और मुसोलिनी की तानाशाही को अमानवीय और अत्याचारी बताया। व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता। गांधी जी मानते थे कि हर व्यक्ति को सोचने, बोलने और कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जबकि फांसीवादी राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचल कर केवल राज्य को सर्वोच्च मानते थे। तो गांधी जी क्या कहते थे? हर व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते थे, और फांसीवाद क्या करते थे? स्वतंत्रता का हनन करते थे। नस्लवाद और सामूहिक दमन का विरोध। गांधी जी ने नाजी जर्मनी में यहूदियों पर हो रहे अत्याचारों की निंदा की। उन्होंने किसी भी जाति, धर्म या नस्ल के आधार पर भेदभाव को अमान्य माना। उन्होंने नस्लीय श्रेष्ठता के सिद्धांत को मानवता के लिए खतरनाक बताया। नैतिक मूल्यों पर बल देते थे। गांधी जी का विचार था कि राजनीति और नैतिकता को अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने राजनीति में धर्म की आवश्यकता बताई। फांसीवाद में नैतिकता और करुणा का स्थान नहीं होता, केवल शक्ति और राष्ट्रवाद को महत्व दिया जाता है। तो गांधी जी की अपील हिटलर को, क्या बोला गांधी जी ने? 1939 में गांधी जी ने हिटलर को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने युद्ध न करने की अपील की थी और अहिंसा का मार्ग अपनाने का आग्रह किया था। और इसके निष्कर्ष में हम लिख सकते हैं कि गांधी जी का फांसीवाद पर विचार उनके संपूर्ण दर्शन के मूल में था। सत्य, अहिंसा, आत्मशक्ति, लोकतंत्र और मानव गरिमा। वे फांसीवाद को एक ऐसी विनाशकारी विचारधारा मानते थे जो दुनिया को युद्ध, घृणा और अत्याचार की ओर ले जाती है। उनके विचार आज भी फांसीवादी प्रवृत्ति के विरुद्ध मानवता के मार्गदर्शक हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फांसीवाद एकदम उलट है गांधी जी के विचारधारा के। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है उदारवाद और संवैधानिकता पर गांधी जी के विचार को समझाइए। या तो सिर्फ उदारवाद पे भी आ सकता है, या संवैधानिकता पे भी आ सकता है, या इन पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है, या इन पे फुल क्वेश्चन भी आ सकता है, इस तरीके से। तो इसलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। गांधी जी के विचारों में
उदारवाद और संवैधानिकता के तत्व गहराई से निहित हैं, लेकिन उनके दृष्टिकोण पारंपरिक पश्चिमी मॉडल से थोड़े अलग और विशिष्ट भारतीय संदर्भ में विकसित हुए। उन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ नैतिकता, आत्मबल और ग्राम स्वराज जैसे मूल्यों को जोड़ते हुए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। गांधी जी और उदारवाद की बात करते हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता। गांधी जी मानते थे कि हर व्यक्ति में आत्मा है और वह स्वतंत्र है। उन्होंने व्यक्ति की आत्मिक गरिमा और आत्मनिर्भरता को सर्वोच्च महत्व दिया। उन्होंने किसी भी प्रकार की राज्य की अत्यधिक शक्ति या दमन का विरोध किया। राजनीतिक और नागरिक अधिकार। गांधी जी स्वतंत्र विचार, अभिव्यक्ति की आज़ादी, धार्मिक स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण असहमति के अधिकारों पर के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है यदि उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न हो। तो स्वतंत्रता जब भी महत्व रखती है जब व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता हो। नैतिक उदारवाद। गांधी जी का उदारवाद केवल राजनीतिक नहीं था, वह नैतिक और आध्यात्मिक भी था। उन्होंने नैतिकता को राजनीति से अलग नहीं माना और कहा कि राज्य का कार्य केवल शक्ति के बल पर शासन करना नहीं है, बल्कि नैतिक मार्गदर्शन देना भी है। सर्वोदय और समावेशिता। उन्होंने उदारवाद को सामाजिक न्याय के साथ जोड़ा। हर व्यक्ति की भलाई, विशेषकर अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की भलाई के बिना स्वतंत्रता अधूरी है। तो अंत्योदय की बात की उन्होंने, बिल्कुल लास्ट तक की। गांधी जी और संवैधानिकता। कानून का शासन। गांधी जी ने कानून के शासन को समाज की स्थिरता के लिए अनिवार्य माना। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए दमनकारी कानूनों का विरोध करते हुए जनहित में कानून के नैतिक आधार की मांग की। संविधान का नैतिक पक्ष। गांधी जी एक तकनीकी या औपचारिक संविधान की बजाय नैतिक संविधान के पक्षधर थे। उनके अनुसार संविधान ऐसा होना चाहिए जो समाज में न्याय, समानता और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करे। संवैधानिक साधनों पर बल। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी संवैधानिक तरीकों जैसे सत्याग्रह, शांतिपूर्ण आंदोलन और संवाद को अपनाया। उनका विश्वास था कि यदि साधन नैतिक और संवैधानिक नहीं है तो लक्ष्य भी स्थायी नहीं हो सकता। ग्राम स्वराज और विकेंद्रीकरण। गांधी जी का संविधान का आदर्श केंद्र में नहीं बल्कि गांव में निहित था। उन्होंने सत्ता के अत्यधिक केंद्रीकरण को लोकतंत्र विरोधी माना। इसके निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि गांधी जी का उदारवाद व्यक्ति की आत्मा, नैतिकता, आत्मबल और न्याय पर आधारित था। केवल भौतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि आध्यात्मिक स्वतंत्रता भी। उनका संवैधानिक दृष्टिकोण नियमों की जड़ता से अधिक नैतिकता, न्याय और जनहित के सिद्धांतों पर आधारित था। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता और करुणा साथ साथ चलें। यह उनके राम राज्य की कल्पना का मूल है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। वैसे भी इस पेपर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको बनाना हमारे लिए इजी होता है। क्यों? क्योंकि गांधी जी के बारे में तो हम शुरू से ही सुनते हुए आ रहे हैं, उनकी विचारधारा के बारे में भी हम बाखूबी जानते हैं। तो कभी कोई ऐसा टॉपिक भी आ गया ना जो ऐसा लगे कि ये तो मैंने कभी पढ़ा नहीं, सुना नहीं, उसको भी आप चाहो तो थोड़ा सा उनके बारे में सोच के उनको क्वेश्चन को बना पाओगे। साधन और साध्य के बारे में भी कई बार शॉर्ट नोट या कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। महात्मा गांधी जी के दर्शन में साध्य और साधन का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका मानना था कि जैसा साधन होगा वैसा ही साध्य होगा। समझ रहे हैं? तो वे ये नहीं मानते थे कि कोई भी लक्ष्य चाहे वे कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, अगर उसे गलत तरीके से यानी कि हिंसा या छल कपट या अन्याय से प्राप्त किया जाए तो वो टिकाऊ और नैतिक नहीं हो सकता, वो टेम्परेरी ही होगा। गांधी जी के विचार साध्य और साधन एक समान है। साधन की पवित्रता। गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि यदि साधन यानी कि कार्य करने का तरीका
शुद्ध और नैतिक नहीं है तो साध्य यानी कि लक्ष्य भी दूषित हो जाएगा। उन्होंने कहा था, अशुद्ध साधनों से शुद्ध साध्य की प्राप्ति असंभव है। अगर अशुद्ध साधन होंगे तो जो उसका रिजल्ट होगा वो भी अशुद्ध ही होगा। सत्य और अहिंसा ही सर्वोत्तम साधन। गांधी जी के लिए सत्य और अहिंसा ही ऐसे साधन थे जो किसी भी श्रेष्ठ साध्य तक ले जा सकते हैं। उन्होंने अपने आंदोलन में कभी हिंसा, छल या दमन का सहारा नहीं लिया, चाहे उद्देश्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो। राजनीतिक संघर्ष में नैतिकता। स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने यह स्पष्ट किया कि अंग्रेजों से स्वतंत्रता नैतिक और सत्याग्रही तरीकों से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, हम आज़ादी न केवल अंग्रेजों से पाना चाहते हैं बल्कि उसे इस तरह पाना चाहते हैं कि हम खुद पर गर्व कर सकें। साध्य की सार्थकता तभी है जब वह साधन के अनुरूप हो। गांधी जी मानते थे कि अगर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए झूठ, हिंसा या अन्याय का प्रयोग करते हैं तो वह लक्ष्य वास्तविक नहीं बल्कि भ्रम होगा हमारा। व्यवहारिक उदाहरण। उन्होंने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में शांतिपूर्ण और अहिंसक साधनों का प्रयोग किया। उन्होंने जेल जाना स्वीकार किया लेकिन हिंसा को नहीं अपनाया। अब इसके निष्कर्ष में लिख देंगे क्या कि महात्मा गांधी जी का मानना था कि साध्य और साधन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारा लक्ष्य पवित्र, टिकाऊ और न्यायपूर्ण हो तो हमें अपने साधनों को भी वैसा ही बनाना होगा। उनका यह सिद्धांत आज भी नैतिक राजनीति, सामाजिक आंदोलन और व्यक्तिगत जीवन में अत्यंत प्रासंगिक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें पूरे में क्या बताया गया है, अगर हमें किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने का जो मार्ग है वो भी हमें एकदम अहिंसावादी तरीके से और पवित्र रखना होगा, तो उसका रिजल्ट तभी टिकाऊ आएगा, वरना टेम्परेरी रिजल्ट होगा सिर्फ कुछ दिनों के लिए। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है समाजवाद और साम्यवाद पर गांधी जी के विचारों की विस्तार से चर्चा कीजिए। तो गांधी जी का समाजवाद और साम्यवाद के प्रति दृष्टिकोण विशिष्ट मूलतः भारतीय परंपरा, नैतिकता और अहिंसा पर आधारित था। वे न तो पूंजीवाद के अंध समर्थक थे और न ही मार्क्सवादी साम्यवाद के हिंसक क्रांति मार्ग से सहमत थे। उन्होंने इन दोनों विचारधाराओं की सीमाओं को समझते हुए एक वैकल्पिक मार्ग, सर्वोदय समाज और ट्रस्टीशिप का प्रतिपादन किया। गांधी जी और समाजवाद। समानता और सामाजिक न्याय का समर्थन। गांधी जी समाज में आर्थिक विषमता और शोषण के खिलाफ थे। वे मानते थे कि सभी को आवश्यक संसाधनों तक समान पहुंच मिलनी चाहिए। व्यक्ति स्वतंत्रता के साथ समाजवाद। गांधी जी समाजवाद को नैतिकता और आत्मनियंत्रण के साथ जोड़ते थे। उन्होंने पश्चिमी समाजवाद की तरह राज्य द्वारा सब कुछ नियंत्रित करने के विचार को अस्वीकार किया। विकेंद्रीकरण और ग्राम स्वराज। गांधी जी का समाजवाद केंद्रीकृत योजनाओं पर नहीं बल्कि ग्राम स्वराज पर आधारित था। वे मानते थे कि समाज में इकाई गांव है जहां उत्पादन, उपभोग और प्रशासन स्थानीय स्तर पर हो। सहकारी श्रम का पक्ष। वे सभी लोगों को श्रम का सम्मान करने की प्रेरणा देते थे। सच्चा समाजवादी वही है जो दूसरों के लिए जीता है, ये एक नारा उन्होंने दिया। गांधी जी और साम्यवाद। हिंसक क्रांति का विरोध। गांधी जी मार्क्सवादी साम्यवाद की हिंसक क्रांति और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के घोर विरोधी थे। उन्होंने कहा, यदि आप किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हिंसा का उपयोग करते हैं तो वह लक्ष्य पहले ही दूषित हो जाता है, तो फिर कैसे उसका परिणाम पवित्र होगा या प्योर होगा। नास्तिकता और भौतिकवाद का विरोध। साम्यवाद में धर्म और आध्यात्मिकता को तिरस्कृत किया जाता है। किसमें? साम्यवाद में। जबकि गांधी जी की विचारधारा पूरी तरह से धर्मनिष्ठ और आत्मिक
थी। समानता के आदर्श का समर्थन। गांधी जी ने साम्यवाद में मौजूद सामाजिक समानता और वर्गहीन समाज की भावना को सराहा, लेकिन उसकी प्राप्ति के साधन यानी कि हिंसा और राज्य नियंत्रण को उन्होंने गलत बताया। गांधी जी का वैकल्पिक दृष्टिकोण सर्वोदय और ट्रस्टीशिप। सर्वोदय, इस पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है अलग से, सर्वोदय और ट्रस्टीशिप पे। सभी का उदय, अंतिम व्यक्ति तक। गांधी जी का समाज इसी दर्शन पर आधारित था। विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण ने बाद में इसी विचार को आगे बढ़ाया। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। गांधी जी ने कहा कि पूंजीपति अपने धन को समाज के ट्रस्टी के रूप में देखें। उनका मानना था कि आर्थिक विषमता को शांतिपूर्ण और नैतिक तरीकों से खत्म किया जा सकता है। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि गांधी जी समाजवादी मूल्यों के समर्थक थे, जैसे समानता, शोषण मुक्त समाज और सामूहिक कल्याण, लेकिन उन्होंने मार्क्सवादी साम्यवाद की हिंसात्मक भौतिकवादी और तानाशाही प्रवृत्ति को पूरी तरह से नकारा। उन्होंने एक मानवीय, नैतिक और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित समाजवाद का सपना देखा, जहां ट्रस्टीशिप, ग्राम स्वराज और सर्वोदय के सिद्धांत के अनुसार समाज का निर्माण हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अपना जो अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो गांधी जी के अनुसार एक शांतिपूर्ण विश्व की आवश्यक शर्तें क्या है ये बताना है। तो इसमें आप इंट्रो में लिखेंगे कि महात्मा गांधी के अनुसार एक शांतिपूर्ण विश्व की स्थापना केवल राजनीतिक समझौते या सैन्य शक्ति तक नहीं हो सकती। इसके लिए आवश्यक है कि मानवता के मूलभूत नैतिक मूल्यों को अपनाया जाए। गांधी जी ने जिस शांतिपूर्ण विश्व की कल्पना की वह सत्य, अहिंसा, न्याय, आत्मसंयम और सह अस्तित्व जैसे सिद्धांतों पर आधारित था। गांधी जी के अनुसार शांतिपूर्ण विश्व की आवश्यक शर्तें कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले अहिंसा। गांधी जी का मानना था कि हिंसा कभी स्थायी शांति नहीं ला सकती। उन्होंने कहा, अहिंसा ही एकमात्र ऐसा हथियार है जो कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी ताकतवर बना सकता है। विश्व में शांति के लिए राष्ट्रों, समाजों और व्यक्तियों को अहिंसक व्यवहार और समाधान अपनाने होंगे। दूसरा है सत्य। गांधी जी के जीवन और दर्शन का मूल था सत्य के साथ प्रयोग। शांतिपूर्ण समाज की नींव ईमानदारी, पारदर्शिता और नैतिकता पर होनी चाहिए। झूठ, छल, धोखा और प्रचार आधारित राजनीति शांति के मार्ग में बाधा है। सह अस्तित्व और सहिष्णुता। गांधी जी ने धर्मों, जातियों, भाषाओं और संस्कृतियों के सह अस्तित्व की आवश्यकता पर बल दिया। उनके अनुसार विविधताओं को स्वीकार करना और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना शांति का मूल आधार है। आर्थिक न्याय और विषमता का अंत। गांधी जी ने कहा कि गरीबी भी एक हिंसा है। उन्होंने आर्थिक संसाधनों के समान वितरण और ट्रस्टीशिप का सुझाव दिया ताकि समाज में शोषण और असमानता खत्म हो सके। व्यक्तिगत अनुशासन और संयम। शांतिपूर्ण समाज केवल कानूनों से नहीं बल्कि नागरिकों के आत्मसंयम और नैतिक आचरण से बनता है। गांधी जी ने आत्मनियंत्रण, सादगी और संयम को जीवन का आवश्यक हिस्सा माना। शिक्षा का नैतिक और मूल्य आधारित स्वरूप। गांधी जी की नैतिक शिक्षा में चरित्र निर्माण और सेवा भावना को प्राथमिकता दी गई। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान नहीं बल्कि व्यक्ति को नैतिक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार बनाना भी है। विकेंद्रीकरण और ग्राम स्वराज। गांधी जी का सपना था कि एक ऐसा समाज जहां सत्ता नीचे से ऊपर की ओर चले, गांव से राष्ट्र तक उनका सपना था। उनका मानना था कि जब हर गांव आत्मनिर्भर और शांतिपूर्ण होगा तभी विश्व शांति संभव है। समानता और मानव गरिमा का सम्मान। जाति, लिंग, रंग या धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव शांति के मार्ग में बाधा है। गांधी जी ने कहा, जब तक दुनिया के अंतिम व्यक्तियों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक सच्ची शांति नहीं आएगी।
इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि गांधी जी के अनुसार एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए केवल राजनीतिक समाधान, हथियारों की दौड़ या कूटनीति पर्याप्त नहीं है। इसके लिए जरूरी है नैतिक मूल्यों का पुनर्स्थापन, अहिंसक विचारधारा का प्रसार, राजनीति एवं आर्थिक न्याय की स्थापना और हर व्यक्ति के भीतर आत्मसंयम और सहानुभूति का विकास। गांधी जी शांतिपूर्ण विश्व की कल्पना केवल आदर्श नहीं बल्कि आज के टकराव से भरी दुनिया के लिए एक व्यवहारिक और स्थायी समाधान है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र और स्वराज पर गांधी जी के विचारधारा का विस्तृत वर्णन कीजिए। कभी कभी राज्य और स्वराज पर भी करके क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रो देंगे कि महात्मा गांधी की राष्ट्र और स्वराज संबंधी विचारधारा भारतीय परंपरा, नैतिकता, आत्मनिर्भरता और मानवतावादी दृष्टिकोण पर आधारित थी। उन्होंने राष्ट्र को केवल राजनीतिक सीमाओं या सत्ता के केंद्र के रूप में नहीं देखा, बल्कि उसे एक नैतिक और आध्यात्मिक समुदाय के रूप में परिभाषित भी किया। गांधी जी का स्वराज भी केवल ब्रिटिश शासन से मुक्ति नहीं था, बल्कि यह व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता की संपूर्ण परिकल्पना था। गांधी जी की राष्ट्र की अवधारणा, राष्ट्र एक सांस्कृतिक इकाई है। गांधी जी के लिए राष्ट्र केवल राजनीतिक सत्ता की संरचना नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक था। भारत उनके लिए एक प्राचीन सभ्यता थी जो विविधताओं में एकता का आदर्श प्रस्तुत करती है। राष्ट्र के निर्माण में नैतिकता का स्थान, गांधी जी मानते थे कि राष्ट्र केवल भौगोलिक सीमाओं से नहीं, बल्कि नैतिक मूल्यों और नागरिकों की आत्मशक्ति से भी बनता है। उनके अनुसार एक सच्चा राष्ट्र वही है जहां सत्य, अहिंसा और सामाजिक न्याय की नींव रखी हो। अगर वो इन मूल्यों को मानेगा तो ही वे एक सच्चा राष्ट्र कहलाएगा, नैतिकता और भौगोलिक दोनों रूप से, अन्यथा नहीं। बहुलता और सह अस्तित्व, गांधी जी ने भारत की विविधता, धर्म, भाषा, जाति को राष्ट्र की शक्ति माना और कहा कि सहिष्णुता और समरसता ही राष्ट्र की आत्मा है। गांधी जी के स्वराज का विचार, गांधी जी का स्वराज दो स्तरों पर कार्य करता है। पहला व्यक्तिगत स्वराज, जिसमें आत्मशासन की बात की जाती है। दूसरा है राष्ट्रीय स्वराज, जिसमें स्वशासन या स्वराज की बात की जाती है। व्यक्तिगत स्वराज क्या है? गांधी जी के अनुसार सच्चा स्वराज भीतर से शुरू होता है, जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों, वासनाओं और अहंकार पर नियंत्रण करता है। उन्होंने कहा स्वराज का अर्थ है आत्मसंयम, आत्मानुशासन और आत्मनिर्भरता। राष्ट्रीय स्वराज की बात करें तो गांधी जी के लिए स्वराज का अर्थ केवल अंग्रेजों को हटाकर भारतीयों को सत्ता देना नहीं था। उनका मानना था कि यदि भारतीय शासक भी अंग्रेजों की तरह शोषण करें तो वह सच्चा स्वराज नहीं होगा। क्या? जैसे अंग्रेज शोषण करते थे ना, तो अगर भारतीय भी ऐसे ही करने लगेंगे तो सच्चा स्वराज नहीं होगा। उन्होंने कहा अंग्रेज चले जाएं लेकिन अंग्रेजियत ना रहे, ये वो चाहते थे। तो ग्राम स्वराज, गांधी जी के स्वराज की नींव गांवों की आत्मनिर्भरता पर आधारित थी। हर गांव अपने संसाधनों का उपयोग स्वयं करे, लोकतांत्रिक तरीकों से कार्य करे, स्वशासित हो लेकिन राष्ट्र से जुड़ा हो। अहिंसक स्वराज, गांधी जी के अनुसार हिंसा से प्राप्त किया गया स्वराज टिकाऊ और नैतिक नहीं होगा। उन्होंने हर आंदोलन को अहिंसा, सत्याग्रह और नैतिक बल के आधार पर चलाया। समावेशी और जन कल्याणकारी स्वराज, गांधी जी का स्वराज अंतिम व्यक्ति के कल्याण के बिना अधूरा था। उन्होंने स्वराज में उन्होंने क्या बोला, अगर एक पंक्ति है ना, तो पंक्ति में जो सबसे आखिरी वाला व्यक्ति है ना, वहां तक एकदम समानता से विकास होना चाहिए, सारे कार्य होने चाहिए। मतलब उस आखिरी व्यक्ति का भी जब सम्मान होगा, जब जाके विकास होगा।
उनके स्वराज में स्त्री पुरुष समानता, छुआछूत का अंत, धर्मनिरपेक्षता, शिक्षा और स्वास्थ्य की समता प्रमुख तत्व हैं। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि गांधी जी की राष्ट्र और स्वराज की अवधारणा केवल राजनीतिक आंदोलन की मांग नहीं थी, बल्कि यह व्यापक सामाजिक और नैतिक क्रांति का आह्वान थी। राष्ट्र नैतिक सांस्कृतिक समरसता पर आधारित समुदाय होगा। स्वराज उनका मतलब था आत्मशासन, स्वशासन, आत्मनिर्भरता और नैतिकता, वो स्वराज है। और साधन है क्या? अहिंसा, सत्य, ग्राम स्वराज और सर्वोदय। और उद्देश्य थे उनके व्यक्ति और समाज का संपूर्ण विकास। गांधी जी का यह दृष्टिकोण आज भी एक सत्यनिष्ठ, शांतिपूर्ण और समावेशी समाज की प्रेरणा है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पूरे पेपर में मेन गांधी जी के बारे में ही बताना है। और गांधी जी एक अहिंसावादी व्यक्ति थे, तो उनको हर चीज़ में हर कार्य अहिंसा से ही करना होता था। तो उनका मानना था कि हिंसात्मक तरीके से आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जो स्थायी हो, और आपको बिल्कुल आखिरी व्यक्ति तक उसकी भी सुननी पड़ेगी, तभी जाके पूर्ण रूप से विकास हो पाएगा, शांति की स्थापना हो पाएगी। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है औद्योगिकरण पर महात्मा गांधी के विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो गांधी जी का औद्योगिकरण पर दृष्टिकोण। महात्मा गांधी जी का औद्योगिकरण पर दृष्टिकोण उनके नैतिक मूल्यों, भारतीय ग्राम्य संस्कृति और आत्मनिर्भरता के सिद्धांत पर आधारित था। वे आधुनिक पश्चिमी मॉडल के औद्योगिक विकास से असहमत थे, क्योंकि मशीनरियों से बेरोजगारी बढ़ी। गांधी जी का मानना था कि मशीनें इंसानों की मेहनत छीन लेती है। अगर एक मशीन 100 लोगों का काम कर दे तो उन 100 लोगों की आजीविका कहाँ से मिलेगी? वे चाहते थे कि हर व्यक्ति को रोजगार मिले, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, पर कोई तो रोजगार मिले। गांवों का विनाश। गांधी जी ने देखा कि अंग्रेजों के समय आए औद्योगिकरण ने भारत के पारंपरिक हस्तशिल्प और ग्राम उद्योगों को खत्म कर दिया। उनका कहना था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, अगर गांव ही नष्ट हो गए तो भारत खो जाएगा कहीं। भोगवाद और नैतिक पतन। उद्योगों से बौद्धिक संपत्ति तो बढ़ती है, लेकिन भोगवाद, लालच और नैतिक गिरावट भी आती है। गांधी जी का आदर्श था सादा जीवन, उच्च विचार। वे मानते थे कि विकास का उद्देश्य चरित्र निर्माण और संतुलित जीवन होना चाहिए, न कि सिर्फ उपभोग। प्राकृतिक संसाधनों का शोषण। गांधी जी को आशंका थी कि भारी उद्योग पर्यावरण को बर्बाद कर देंगे। पृथ्वी हर व्यक्ति की जरूरत पूरी कर सकती है, लेकिन किसी एक के लालच को नहीं। यह विचार आज भी पर्यावरणीय समस्याओं के संदर्भ में और भी प्रासंगिक हो गया है। गांधी जी के विचारों की आलोचना। गांधी जी के औद्योगिकरण विरोधी दृष्टिकोण की कुछ सीमाएं और व्यावहारिक चुनौतियां थी। पहला है प्रौद्योगिकी की उपयोगिता की उपेक्षा। उन्होंने बड़े उद्योगों और आधुनिक विज्ञान के सकारात्मक पक्षों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया। उन्होंने उद्योगों ने चिकित्सा, परिवहन, संचार और कृषि को भी आगे बढ़ाया, जिससे जीवन बेहतर हुआ। उनकी हम आलोचना की बात कर रहे हैं, जिसमें गांधी जी के विचारों की आलोचना हो रही है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या और जरूरतें। गांधी जी का ग्राम आधारित उत्पादन मॉडल तेजी से बढ़ती आबादी की जरूरतें पूरी करने के लिए अपर्याप्त होता। सिर्फ खादी या हस्तकला से पूरे देश की जरूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता। व्यापक गरीबी और विश्व प्रतिस्पर्धा। अगर भारत केवल छोटे उद्योगों पर निर्भर रहता तो वह वैश्विक प्रतिस्पर्धा और आर्थिक ताकत में पिछड़ नहीं जाता। तो औद्योगिकरण ने चीन जैसे देशों को एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनाया। गांधी जी का संतुलित समाधान, ट्रस्टीशिप और विकेंद्रीकरण। गांधी जी ने कोई अराजक विरोध नहीं किया, बल्कि वैकल्पिक मॉडल भी प्रस्तुत किया। ट्रस्टीशिप। अमीर लोग अपने संसाधनों को समाज के हित में ट्रस्टी की तरह प्रयोग करते हैं।
ग्राम स्वराज, गांव आत्मनिर्भर बने, लघु उद्योगों को प्राथमिकता मिले ताकि रोजगार और आत्मगौरव बना रहे। सतत विकास, कम संसाधनों में अधिक नैतिक और टिकाऊ जीवन जीने का आदर्श। इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि महात्मा गांधी का औद्योगिकरण पर दृष्टिकोण मूलतः मानवीय, नैतिक और पर्यावरण के अनुकूल था। उन्होंने केवल तकनीकी विकास नहीं बल्कि नैतिक विकास और सामाजिक न्याय को भी प्राथमिकता दी। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि अगर उद्योग केवल धन कमाने के लिए हैं तो समाज का भला नहीं करते, तो वे विनाशकारी ही हैं। आज जब दुनिया जलवायु संकट, बेरोजगारी और मानसिक तनाव से जूझ रही है तो गांधी जी का दर्शन से प्रासंगिक होता जा रहा है। आलोचना यह है कि उन्होंने बड़े उद्योगों और तकनीकी को पूरी तरह नकारा जो व्यवहारिक नहीं था, लेकिन उनका जोर इस बात पर था कि उद्योग मानवता की सेवा करे, ना कि उनका शोषण करे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है सत्याग्रह की युद्ध नियोजन की एक उपकरण के तौर पर चर्चा कीजिए। यह सिर्फ सत्याग्रह पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित सत्याग्रह केवल एक नैतिक सिद्धांत नहीं था, बल्कि यह एक अत्यंत प्रभावशाली राजनीतिक संघर्ष की रणनीति भी था। गांधी जी ने इसे आत्मबल के रूप में प्रस्तुत किया, जो हिंसक युद्ध का शांतिपूर्ण विकल्प था। इसने औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध संघर्ष में एक विकल्प युद्ध तकनीक के रूप में कार्य किया। सत्याग्रह परिभाषा और मूल भावना, इसकी परिभाषा में लिखेंगे सत्याग्रह दो शब्दों से बना है, एक तो सत्य, दूसरा आग्रह या आग्रह यानी कि दृढ़ आग्रह करना। इसका अर्थ है सत्य के लिए दृढ़ता से खड़ा होना, अहिंसा के माध्यम से न्याय का विरोध करना। तो अन्याय का विरोध कैसे करते हैं? अहिंसक तरीके से। सत्याग्रह को युद्ध नियोजन के उपकरण के रूप में कैसे देखा जा सकता है? रणनीतिक संगठन और अनुशासन। सत्याग्रह में ठीक वैसा ही संगठन और अनुशासन होता है जैसा कि सैन्य अभियान में सत्याग्रहियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। कैसा आचरण करना है, कैसे प्रतिकूल परिस्थितियों में शांत रहना है, कैसे गिरफ्तारी या दमन का सामना करना है। मोरली फोर्स बनाम फिजिकल फोर्स। देखो, यह युद्ध शारीरिक बल के स्थान पर नैतिक बल पर आधारित था। सत्याग्रह से सत्ता की नैतिक वैधता को चुनौती दी जाती थी, जिससे वह अपने ही नीतियों के बोझ से दब जाती थी। शत्रु को पराजित नहीं, परिवर्तित करना। सत्याग्रह का लक्ष्य शत्रु का विनाश नहीं बल्कि उसका हृदय परिवर्तन था। यह एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध था जिसमें दमनकर्ता के भीतर नैतिक द्वंद्व उत्पन्न किया जाता था। जन समर्थन और राजनीतिक दबाव। जैसे युद्ध में सेनाएं जुटाई जाती हैं, सत्याग्रह में जन समर्थन संगठित किया जाता है। यह सामूहिक अवज्ञा, हड़ताल, बहिष्कार और प्रतीकात्मक आंदोलन जैसे उपायों से सत्ता को दबाव में लाने की रणनीति थी। दमन झेलने की तैयारी, बलिदान की नीति। युद्ध में सैनिक जान की बाजी लगाते हैं, सत्याग्रह अहिंसक बलिदान के लिए तैयार होता है। जेल जाना, पिटाई सहना, सामाजिक बहिष्कार, ये सब रणनीतिक रूप से सहन किए जाते थे ताकि सरकार की क्रूरता को उजागर किया जा सके। ऐतिहासिक उदाहरणों से सत्याग्रह की रणनीतिकता। नमक सत्याग्रह 1930 का, यह एक सोची समझी रणनीति थी। एक सामान्य वस्तु नमक को केंद्र बनाकर पूरे भारत को एकजुट करना, अंग्रेजी शासन की नैतिक वैधता को जनता की नजरों में गिराना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिश दमन को उजागर करना। दूसरा अपना है असहयोग आंदोलन, 1920 से 22 की बात है। सरकार की न्यायपालिका, शिक्षा और प्रशासन को जनता द्वारा त्यागना, यह सीधे तौर पर एक शक्तिशाली राजनीतिक हथियार था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, पूरे देश में बिना हथियार उठाए इतना तीव्र दबाव डाला गया कि ब्रिटिश सत्ता अस्थिर और हताश हो गई थी। आलोचना की बात करें
तो प्रभावशीलता। सत्याग्रह ने दिखाया कि बिना खून बहाए भी साम्राज्य हिल सकते हैं। इसने भारत की स्वतंत्रता को नैतिक वैधता और वैश्विक सहानुभूति दिलाई। फिर अगर सीमाएं की बात करें तो यह रणनीति तब ही सफल हो सकती है जब विरोधी के पास कुछ नैतिक चेतना हो। यह तानाशाही या कट्टर हिंसक शासन में उतना प्रभावी नहीं हो सकता जैसे हिटलर के खिलाफ। अगर हिटलर के खिलाफ हम जाएंगे, आंदोलन करने बैठेंगे, तो हिटलर क्या करेगा? पहले तो मारेगा चाबुक और दूसरे उसके बाद हमको लटकाएगा फांसी पे, लाठीचार्ज करके हमको छोड़ नहीं देगा। निष्कर्ष की बात करते हैं तो महात्मा गांधी का सत्याग्रह केवल एक नैतिक आंदोलन नहीं था, बल्कि यह एक बुद्धिमत्तापूर्ण और संगठित युद्ध रणनीति थी जो शक्ति के मुकाबले नैतिकता, अहिंसा और जनबल से टकराई। यह एक अहिंसक युद्ध था जिसमें लक्ष्य था दमनकारी सत्ता का नैतिक विघटन और जनता में आत्मबल की जागृति। इसलिए सत्याग्रह को युद्ध नियोजन का एक वैकल्पिक, नैतिक और शांतिपूर्ण उपकरण कहा जा सकता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपना अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो है उपनिवेशवाद के खिलाफ गांधी जी का अहिंसात्मक संघर्ष। गांधी जी का उपनिवेशवाद के खिलाफ अहिंसात्मक संघर्ष 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली और अद्वितीय आंदोलनों में से एक था। उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ भारत की स्वतंत्रता के लिए ऐसा मार्ग चुना जो अहिंसा, सत्याग्रह और नैतिक बल पर आधारित था। यह संघर्ष सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए नहीं था, बल्कि यह औपनिवेशिक अन्याय, आर्थिक शोषण और सांस्कृतिक दमन के विरुद्ध भी एक नैतिक क्रांति थी। गांधी जी के अहिंसात्मक संघर्ष के मुख्य आयाम की बात करें तो फर्स्ट है अहिंसा, संघर्ष की आत्मा। गांधी जी ने कहा, अहिंसा कायरों का हथियार नहीं, वीरों की शक्ति है। उनके अनुसार हिंसा से मिलने वाली आज़ादी टिकाऊ नहीं होती, इसलिए उन्होंने एक ऐसा मार्ग चुना जिसमें विरोध दमन के खिलाफ साहसी अवज्ञा और आत्मबल होता है, लेकिन कोई हिंसा नहीं। सत्याग्रह, अहिंसक विरोध का रणनीतिक उपकरण। सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह गांधी जी का मूल अस्त्र था। यह केवल विरोध नहीं था, बल्कि आत्मशक्ति का प्रदर्शन था। अत्याचार के सामने भी झुकने से इनकार किया था उन्होंने। सत्याग्रह ने ब्रिटिश शासन की नैतिक वैधता को जनता की नज़रों में गिरा दिया था। उपनिवेशवाद के खिलाफ गांधी जी के प्रमुख अहिंसक आंदोलन हैं चंपारण सत्याग्रह 1917 का। गांधी जी का भारत में पहला बड़ा आंदोलन था ये। उन्होंने किसानों को जबरन नील की खेती से मुक्ति दिलाई थी और अहिंसक सत्याग्रह की ऐतिहासिक शुरुआत भी वहीं से की थी। खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1920 से 22 ब्रिटिश सरकार की नींव को हिलाने वाला आंदोलन था ये। सरकारी संस्थानों, स्कूलों, अदालतों और वस्त्रों का बहिष्कार उन्होंने किया और जनता को राजनीतिक जागरूकता और आत्मसम्मान का बोध भी कराया। नमक सत्याग्रह या दांडी यात्रा 1930 अंग्रेजों के नमक कानून के खिलाफ प्रतीकात्मक संघर्ष किया। उन्होंने 240 मील लंबी पद यात्रा से जनता को एकजुट किया और अहिंसा प्रतिरोध की शक्ति का प्रदर्शन भी किया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 किया। गांधी जी का स्पष्ट नारा था, करो या मरो। शांतिपूर्ण विद्रोह की आखिरी लेकिन निर्णायक लहर थी ये। अंग्रेजों को एहसास हुआ कि अब भारत पर शासन असंभव है। गांधी जी के संघर्ष की विशेषताओं की बात करें तो पहला है नैतिक बल। शासन के खिलाफ जनता को आत्मबल से खड़ा किया। जन भागीदारी, करोड़ों आम भारतीय जैसे किसान, महिलाएं, छात्र अहिंसक आंदोलन से जुड़े। वैश्विक प्रभाव की बात करें तो मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं ने गांधी जी के विचार को अपनाया। औपनिवेशिक रणनीति, गांधी जी की रणनीति से अंग्रेजों की हिंसक प्रतिक्रिया उल्टी पड़ी। विश्व समुदाय में उनकी आलोचना हुई। इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं
कि महात्मा गांधी का अहिंसात्मक संघर्ष उपनिवेशवाद के खिलाफ एक अनूठा ऐतिहासिक प्रयोग था। ये केवल राजनीतिक हथियार नहीं बल्कि नैतिक क्रांति और मानवीय गरिमा की पुनर्स्थापना था। उन्होंने दिखाया कि तलवार से बड़ा आत्मबल होता है और यह संघर्ष केवल भारत की आज़ादी तक सीमित नहीं रहा बल्कि विश्वव्यापी स्वतंत्रता आंदोलन को भी दिशा इससे मिली। महात्मा गांधी यहाँ तक था ये। आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। तो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बहुत आता है, शांतिवाद पे आता है। या तो खाली शांतिवाद पे एक शॉर्ट नोट आ जाएगा, या फिर जैसे ये ना महात्मा गांधी का शांतिवाद, उनके संपूर्ण दर्शन की व्याख्या कीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो हम इसको बनाएंगे कि महात्मा गांधी का शांतिवाद उनके संपूर्ण दर्शन की मूल आत्मा था। उनके अनुसार शांति केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं बल्कि यह एक सक्रिय नैतिक शक्ति है जो व्यक्ति, समाज और विश्व में सत्य, करुणा, असहिष्णुता और आत्मसंयम के आधार पर टिका होना चाहिए। गांधी जी का शांतिवाद केवल वैचारिक नहीं बल्कि जीवन व्यवहार में उतरा हुआ दर्शन था। उन्होंने इसे एक कार्यशील नीति, एक राजनीति रणनीति और एक आध्यात्मिक साधन के रूप में अपनाया था। गांधी जी के शांतिवाद की मुख्य विशेषताएं थी अहिंसा यानी कि सक्रिय शांतिवाद। गांधी जी का शांतिवाद निष्क्रिय सहनशीलता नहीं था बल्कि हिंसा के माध्यम से अन्याय का विरोध था। उन्होंने कहा अहिंसा केवल युद्ध न करना नहीं है बल्कि अन्याय के सामने डट कर खड़ा होना है बिना हिंसा के। दूसरा है सत्य और शांति का गहरा संबंध। गांधी जी के लिए सत्य और अहिंसा एक दूसरे के पूरक थे। सत्य ही ईश्वर है और अहिंसा उस तक पहुंचने का साधन। बिना सत्य के कोई वास्तविक शांति संभव है ही नहीं। व्यक्तिगत स्तर पर शांतिवाद। उन्होंने शांति की शुरुआत व्यक्ति के भीतर से मानी। अगर आपके भीतर शांति नहीं है तो आप बाहर भी शांति नहीं फैला सकते। धर्मों की एकता और सह अस्तित्व। गांधी जी का शांतिवाद सभी धर्मों के आंतरिक मूल्य और समानता पर आधारित था। उन्होंने कहा धर्म एकता का माध्यम है, संघर्ष का नहीं। शांतिवाद का व्यवहारिक उपयोग और गांधी जी के आंदोलन। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह जो किसानों के अधिकारों की रक्षा और अहिंसा से प्रभावित था। दूसरा है नमक सत्याग्रह जो उपनिवेशवाद का शांतिपूर्ण विरोध करता है। फिर है भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो जैसे आह्वान भी अहिंसात्मक रहे। और सांप्रदायिक दंगे, देख रहे हो कितना तगड़ा नारा है, करो या मरो। देखने से लग रहा पूरा हिंसात्मक होगा लेकिन ये भी अहिंसात्मक था। सांप्रदायिक दंगे, गांधी जी ने उपवास और प्रार्थना से शांति स्थापित की। गांधी जी का वैश्विक शांतिवाद। गांधी जी ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का विरोध किया। उन्होंने कहा हिंसा से कभी स्थायी शांति नहीं मिलती, युद्ध को जन्म देता है, शांति को नहीं। उनके विचार नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और दलाई लामा जैसे वैश्विक नेताओं को भी प्रभावित करते रहे। इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि गांधी जी का शांतिवाद केवल विचार नहीं था बल्कि वह जीवन की नैतिक रणनीति थी जो अन्याय के विरुद्ध लड़ती है, हिंसा से दूर रहती है, सत्य, सहिष्णुता और करुणा को अपनाती है। गांधी जी का शांतिवाद हमें यह सिखाता है कि दुनिया को बदलने के लिए तलवार की नहीं, आत्मबल और सत्य की जरूरत होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है गांधी जी द्वारा दी गई जातीय और जातीय असमानता की अवधारणा का परीक्षण कीजिए। तो जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने भारतीय समाज की जाति व्यवस्था और जातीय असमानता के प्रश्न को बहुत गंभीरता से लिया था। उन्होंने इसे भारतीय समाज की एक गहरी नैतिक और सामाजिक चुनौती माना, लेकिन इस पर उनका दृष्टिकोण जटिल और समय के साथ परिवर्तित भी होता गया। गांधी जी जाति व्यवस्था के कुछ तत्वों को समाज के संगठनात्मक ढांचे के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन वे अस्पृश्यता और ऊंच नीच के भेदभाव के घोर विरोधी थे।
गांधी जी के जातीय और जाति असमानता पर विचार। जाति व्यवस्था का सामाजिक पक्ष। गांधी जी ने प्राचीन जाति व्यवस्था को मूल रूप से पेशा आधारित विभाजन के रूप में देखा और इसे समाज की कार्यकुशलता के लिए उपयोगी माना। उन्होंने कहा, जाति व्यवस्था तब तक सही है जब तक वह एक दूसरे की सेवा पर आधारित है और जबरन थोपी नहीं जाती। वर्ण व्यवस्था से दूरी। गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था जो जिसमें था ना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को आध्यात्मिक और नैतिक श्रेणी के रूप में देखा, न कि ऊंच नीच के रूप में। लेकिन समय के साथ जब उन्होंने देखा कि यह व्यवस्था शोषण और भेदभाव को जन्म दे रही है, तो उन्होंने इससे स्पष्ट असहमति जताई। अस्पृश्यता की घोर विरोध या निंदा। गांधी जी अस्पृश्यता को हृदय की बीमारी कहते थे और इसे मानवता के लिए कलंक भी मानते थे। उन्होंने अछूत शब्द को हरिजन या ईश्वर के लोग कहा। हालांकि आज यह शब्द विवादास्पद हो चुका है। अगर अस्पृश्यता धर्म का हिस्सा है तो मैं ऐसा धर्म छोड़ने के लिए तैयार हूं, ऐसा बोला गांधी जी ने। गांधी जी के जातीय भेदभाव के खिलाफ संघर्ष रहे। पहला, हरिजन आंदोलन 1932। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा अलग निर्वाचन की मांग के बाद गांधी जी ने पूना समझौते में एक समझौता किया और हरिजनों के लिए अधिकारों के लिए अलग से राजनीतिक प्रतिनिधित्व की वकालत की। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में गांधी जी ने इस संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था हरिजनों को मंदिर प्रवेश दिलाना, उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं देना और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। साबरमती आश्रम और वृद्धा में समावेश। गांधी जी ने अपने आश्रमों में हरिजन को समान अधिकार और सम्मान दिया। यह उनके लिए सिद्धांत और व्यवहार दोनों का मामला था। आलोचनात्मक परीक्षण। जाति व्यवस्था का समर्थन। शुरुआती चरणों में गांधी जी ने शुरुआत में जाति व्यवस्था के खिलाफ खुलकर तो नहीं बोला। उन्होंने इसे धार्मिक या सामाजिक बुराई नहीं माना, बल्कि इसे सामाजिक सहयोग का तरीका कहा था, क्योंकि उनका मानना था कि ये कार्य पर निर्धारित है, उस पेशे पर, वो भी ऐसा काम जो उन पे थोपा नहीं गया, वो अपनी मर्जी से करते हैं। इसे दलित आंदोलन के कई नेताओं जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हें जाति संरक्षण की दृष्टि से देखा। हरिजन शब्द का विरोध। गांधी जी द्वारा प्रयुक्त हरिजन शब्द को कई दलित नेताओं ने अपमानजनक और संरक्षणवादी कहा। डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा, दलितों को करुणा नहीं, समानता चाहिए। सामाजिक क्रांति की कमी। गांधी जी जातीय असमानता को नैतिक सुधार से खत्म करना चाहते थे, जबकि अंबेडकर जैसे नेता इसे संरचनात्मक बदलाव से खत्म करना चाहते थे। गांधी जी ने कभी आरक्षण या सामाजिक न्याय की कानूनी नीति का स्पष्ट समर्थन नहीं किया। इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि गांधी जी ने जातीय असमानता के खिलाफ जन जागरण और नैतिक सुधार का मार्ग चुना। उन्होंने अस्पृश्यता को मिटाने के लिए सामाजिक आंदोलन, आश्रम जीवन, हरिजन सेवक संघ और जनता के बीच सक्रिय कार्य किए। हालांकि उन्होंने जाति प्रथा को पूरी तरह खत्म करने की जगह उसे सुधारने का रास्ता चुना, जिससे उन्हें कई बार रूढ़िवादी समझा गया। फिर भी उनके मानवता, करुणा और समरसता आधारित दृष्टिकोण ने समाज में चेतना जगाई। गांधी जी की जातीय दृष्टि सामाजिक आत्मा को बदलने की कोशिश थी, जबकि अंबेडकर की दृष्टि संवैधानिक और राजनीतिक बदलाव की। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको ध्यान से पढ़ लेना और आपका पेपर अच्छा जाएगा, टेंशन मत लेना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और देखते रहें जीके बैंक।